शिक्षा महाविद्यालय इंदौर सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे प्रधानमंत्री भारत के या भारतीय प्रधानमंत्री के अधिकार एवं उत्तरदायित्व। तो आइए हम सब लोग आज अध्ययन करते हैं प्रधानमंत्री अधिकार एवं उत्तरदायित्व। इसकी पूर्व की क्लास में हम सब लोगों ने मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के बारे में अध्ययन किया था। तो वहां पर हमारी चर्चा हुई थी कि भारतवर्ष में संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया गया है और संसदीय लोकतंत्र भारतवर्ष में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है या ब्रिटेन के संविधान की तरह भारतवर्ष में भी संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया गया है, इसीलिए ब्रिटेन को संसदीय लोकतंत्र का जनक माना जाता है। तो संसदीय लोकतंत्र की ये प्रमुख विशेषता है कि वहां पर दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक वास्तविक कार्यपालिका और एक नाम मात्र की कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रतीक हमारे देश के राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका का प्रयोग या वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिपरिषद समेत प्रधानमंत्री आते हैं। अगर हम यथार्थ रूप में देखें तो संसदीय लोकतंत्र के बारे में हम कह सकते हैं कि जो मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए होता है, एक तरह से उसके समस्त अधिकारों का उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है और प्रधानमंत्री के द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होंगे और मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री पद के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। संसदीय लोकतंत्र हमने ब्रिटेन पे लिया, तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का जो पद है वो ब्रिटेन से लिया गया। अब ब्रिटेन में तो कोई लिखित संविधान होता नहीं है या है नहीं, तो वहां पर प्रधानमंत्री को जो अधिकार प्राप्त हुए हैं वो एक परंपरा के विकसित स्वरूप के उदाहरण हैं। वहां संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री को धीरे धीरे अधिकार प्राप्त होते चले गए और प्रधानमंत्री मजबूत होते चले गए। लेकिन भारतवर्ष में भारतीय संविधान में ये स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति ब्रिटिश प्रधानमंत्री से इस रूप में भिन्न है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अधिकारों का जो समावेश है वो एक परंपरा या विषमय के अंतर्गत हुआ है, समय के साथ वो विकसित होता हुआ पद है। रॉबर्ट वालपोल प्रथम प्रधानमंत्री माना जाता है इंग्लैंड का, और जो इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री का पद था वो एक संयोग के अंतर्गत विकसित हुआ कि राजा ने मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करना छोड़ दिया। तो वरिष्ठ मंत्रियों में जो सबसे वरिष्ठ मंत्री था रॉबर्ट वालपोल, कैबिनेट के दूसरे सदस्यों ने उनसे कहा कि आप ही अध्यक्षता किया करें। तो रॉबर्ट वालपोल ने कैबिनेट की अध्यक्षता प्रारंभ कर दी और अपने को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर दिया और फिर परंपरा के द्वारा इंग्लैंड में प्रधानमंत्री को कैबिनेट की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व मिल गया। भारतवर्ष में भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आम निर्वाचन के पश्चात जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे प्रधानमंत्री के पद के रूप में उसे नियुक्ति प्रदान की जाती है और प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। उसके पश्चात प्रधानमंत्री की परामर्श या सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की
नियुक्ति की जाती है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री की इच्छा सर्वोपरि है। वो मंत्रिमंडल का निर्माता भी है, मंत्रिमंडल का विघटनकर्ता भी है। मंत्रिमंडल का जीवन प्रारंभ प्रधानमंत्री के साथ होता है और प्रधानमंत्री के त्याग पत्र दे दिए जाने या पदच्युत किए जाने पर मंत्रिमंडल का जीवन भी समाप्त हो जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो स्थिति है, भूमिका है या उनके अधिकार और उत्तरदायित्व हैं, वो इस संदर्भ में प्रासंगिक है कि मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है और मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का निर्माण भी प्रधानमंत्री के द्वारा अपने दल के नेताओं से उनके वरिष्ठता क्रम या उनकी योग्यता, दल में स्थिति आदि को देख करके की जाती है और उनकी योग्यता या क्षमता, लोकप्रियता या क्षेत्रीयता आदि को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के द्वारा उनके विभागों का बंटवारा किया जाता है। कहा जा सकता है कि जेनिंग महोदय का एक कथन है कि प्रधानमंत्री वो सूर्य है जिसके वो चारों ओर ग्रह रूपी मंत्रिमंडल के सदस्य घूमते हैं। तो जिस प्रकार से सौर मंडल में सूर्य की केंद्रीय स्थिति होती है, उसी प्रकार से मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति होती है। कोई भी अन्य मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री की तरह अपने अधिकारों की घोषणा की बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री के पद ग्रहण करने के पश्चात ही मंत्रिमंडल के सदस्यों का गठन उनके परामर्श से किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल का निर्माण करना, मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करना या मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य को मंत्रिमंडल से बाहर कर देना, उनको बर्खास्त करवा देना राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, ये प्रधानमंत्री का ही उत्तरदायित्व या अधिकार समझा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री की जो भूमिका है भारतीय संविधान में, वो वास्तविक कार्यपालिका के रूप में है और एक प्रकार से कहा जाता है संसदीय लोकतंत्र में धीरे धीरे जो विकास हुआ है उसके द्वारा प्रधानमंत्री सरकार के रूप में संसदीय सरकार परिवर्तित हो गई है। बहुत कुछ निर्भर करता है प्रधानमंत्री के अधिकार और शक्तियों के बारे में कि लोकसभा में उनके दल को कितना बहुमत प्राप्त है और उनके दल में उनकी क्या स्थिति है और दल के नेताओं के द्वारा उनके नेतृत्व को किस स्वरूप में और कितना स्वीकार किया जाता है और दूसरे पूरे देश के जनमत में या आम जनता में प्रधानमंत्री के प्रति कितना सम्मान या कितना विश्वास या कितना समर्थन उनको प्राप्त है। इसी आधार पर अलग अलग समय में अलग अलग प्रधानमंत्रियों के द्वारा बदलते हुए संदर्भ में अपने अधिकारों का प्रयोग किया गया है या किया जाता रहा है, किया जा रहा है और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी किया गया है। तो आइए हम भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे जेनिंग महोदय ने कहा है कि प्रधानमंत्री वो सूर्य है जिसके चारों ओर ग्रह रूपी मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो चक्कर लगाते हैं। लाडमाले एक दूसरे विचारक हैं जो कहते हैं वो समकक्षों में प्रथम है। समकक्ष उसके कौन है? अन्य मंत्री। तो अन्य मंत्रियों से जो उसके समकक्ष हो सकते हैं उनमें वो प्रथम है। तो कहने का मतलब विभिन्न विचारक ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री की भूमिका मंत्रिमंडल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है और हेराल्ड लास्की महोदय के द्वारा कहा गया है कि वो मंत्रिमंडल का निर्माता है, मंत्रिमंडल का विघटन करता है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के जीवन के साथ उसका जीवन प्रारंभ होता है और प्रधानमंत्री के त्याग पत्र दिए जाने पर या पदच्युत किए जाने पर मंत्रिमंडल का जीवन स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इन विचारों के द्वारा प्रधानमंत्री के बारे में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, निसंदेह उनसे भारतीय प्रधानमंत्री की स्थिति का हमें पता चलता है। तो आइए हम सब लोग भारतीय प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के अधिकार एवं उत्तरदायित्व के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रधानमंत्री को जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त होता है वो है मंत्री मंडल एवं प्रधानमंत्री।
मंत्री। हम देखते हैं भारतीय संविधान का जब हम अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से अपने अधिकारों और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो एक प्रकार से मंत्रिमंडल के निर्माण में प्रधानमंत्री की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा में बहुमत दल के नेता को नियुक्त करते हैं और आम निर्वाचन के पश्चात जिस दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उसके जो संसदीय दल है उसके द्वारा चयनित व्यक्ति को, जिसे संसदीय दल का नेता कहा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री में के रूप में नियुक्ति दी जाती है और पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। हाँ, कभी कभी संविध सरकारें या मिलीजुली सरकारें जब गठित होती है उस समय प्रधानमंत्री जिनका कि एक दल का लोकसभा में बहुमत नहीं प्राप्त होता है, तो उस समय मंत्रिमंडल के गठन, उसके विस्तार आदि में उनकी शक्तियां काफी कुछ सीमित हो जाती है। तो भारतीय प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री के बीच में जो संबंध होते हैं वो संबंध उनके अधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख करते हैं। किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल में रखा जा सकता है और मंत्रिमंडल में रखने के पश्चात जब उनकी इच्छा या भावना के प्रतिकूल कोई मंत्री कार्य करे तो राष्ट्रपति महोदय के से सिफारिश करके प्रधानमंत्री द्वारा उस मंत्री को मंत्रिमंडल में बाहर किया जा सकता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिमंडल की समस्त बैठकों की कार्यवाही गोपनीय रखी जाती है और मंत्रिमंडल ही भारतीय प्रशासन तंत्र का एक तरह से कह लीजिए परिचालन तंत्र है। और अगर उस परिचालन तंत्र की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को जो शक्तियां प्राप्त हो रही हैं वो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने के कारण प्राप्त हो रही हैं। उनकी शक्तियों और उत्तरदायित्व का सबसे प्रमुख जो आधार है वो आधार यही है कि उनके द्वारा मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। एक तरह से वो मंत्रिमंडल के बास हैं और मंत्रिमंडल के अन्य जो सदस्य हैं वो कभी भी प्रधानमंत्री के समकक्ष होने का दावा नहीं कर सकते। कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक कि प्रधानमंत्री को वो दलीय आधार पर चुनौती न देने लगे, तो वो एक अलग विचार का विषय हो सकता है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। तो उनकी शक्तियों या उनके अधिकार और उत्तरदायित्व का जो प्रमुख स्वरूप है वो है मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश की जाती है और विभागों का बंटवारा किया जाता है। किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा ये प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। और दूसरा जो तत्व है वो है प्रधानमंत्री एवं संसद। प्रधानमंत्री एवं संसद, हम सब लोग जानते हैं कि भारतवर्ष में संसदीय लोकतंत्र स्थापित किया गया है। तो संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच बड़े मधुर संबंध होते हैं। क्यों मधुर संबंध होते हैं? क्योंकि व्यवस्थापिका या संसद, अगर हम कहें तो निम्न सदन जो है लोकसभा, उसमें प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। जिस दल का बहुमत है वही नेता या उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता है। तो प्रधानमंत्री के अधिकार या उत्तरदायित्व का एक प्रमुख कारण है कि प्रधानमंत्री एवं संसद के बीच में जो संबंध होते हैं प्रायः वो मधुर होते हैं और कभी कभी तो प्रधानमंत्री के द्वारा किसी विषय विशेष पर निर्णय मन ही मन पूर्व में ले लिया जाता है और बाद में उसके अनुसार विधेयक लोकसभा या संसद में पारित करा दिया जाता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के अधिकार और उत्तरदायित्व संसदीय लोकतंत्र में कुछ इस प्रकार विकसित होते चले गए हैं कि यदि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तो उनके द्वारा जो विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे निसंदेह उनकी
उनके पारित किए जाने की संभावना 100% होती है। शायद ही कोई ऐसा प्रस्ताव प्रधानमंत्री के दल द्वारा अर्थात सरकार के द्वारा कोई विधेयक सदन के पटल पर रखा जाए और उसे पारित न किया जा सके। पारित क्यों नहीं किया जाएगा? पारित होने का सबसे प्रमुख कारण है कि उनका बहुमत है कहां, लोकसभा में या निम्न सदन में, जिसके कारण भारतीय संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा ज्यादा अधिकार प्राप्त है। और इसका भी एक कारण है इंग्लैंड में, जिसको कहा गया था प्रतिनिधित्व जनता का कौन करता है, निम्न सदन, और भारतीय संदर्भ में उसे हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। तो एक तरह से प्रधानमंत्री की शक्तियों का प्रमुख स्रोत संसद और प्रधानमंत्री के संबंध है। वो संसद का नेता है, सदन का नेता है, लोकसभा के बहुमत दल का नेता है, और नेता जैसा चाहता है वैसा ही संसद की कार्यप्रणाली संचालित होती है या उसी के अनुरूप संचालित होती है। तो प्रधानमंत्री के अधिकार एवं उत्तरदायित्व का संबंध का अध्ययन हम प्रधानमंत्री एवं संसद के संबंधों के बिंदु के आधार पर कर सकते हैं। तीसरा बिंदु हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति। ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति भारत राज्य के राष्ट्राध्यक्ष हैं, कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो औपचारिक प्रधान हैं उनकी समस्त शक्तियों का उपभोग प्रधानमंत्री के द्वारा वास्तविक कार्यपालिका के रूप में मंत्रिपरिषद समेत किया जाता है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को समय समय पर सूचना दी जाती है। किसी भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर प्रधानमंत्री से यह अपेक्षा की जाती है कि वो राष्ट्रपति को सूचना समय समय पर देते रहें और राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करते रहे। ये जो परामर्श प्रदान किए जाने का अधिकार भारतीय प्रधानमंत्री को मिला हुआ है, ये उनके शक्ति का आधार है। और परामर्श राष्ट्रपति को चूंकि प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के द्वारा दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कर रही है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा जिस स्वरूप में जैसा परामर्श राष्ट्रपति को दिया जाएगा, तो प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का कैसा परामर्श वो सरकार के संचालन में या राष्ट्रपति महोदय को उनके अधिकार और कर्तव्यों के निर्वहन में प्रदान करेंगे। तो प्रधानमंत्री के अधिकार एवं उत्तरदायित्व के बारे में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध जो है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वास्तव में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अपने अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री के परामर्श से किया जाता है। यहाँ तक कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा संसद में जो भाषण या अभिभाषण दिया जाता है उसे भी कैबिनेट तैयार करती है। और कैबिनेट किसके नेतृत्व में काम करती है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के अधिकार एवं उत्तरदायित्व का एक प्रमुख स्रोत है उनका परामर्श किया जाना। और फिर चौथे क्रमांक पर हम अध्ययन कर सकते हैं प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय नीतियां। प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय नीतियां। प्रधानमंत्री के द्वारा ही यथार्थ में या व्यवहार में राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में माना जाता है कि शासन देश का या प्रशासन जनता की इच्छा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो जाहिर सी बात है जनता की इच्छा जो है वो अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संसद में मुखरित होती है। और संसद में प्रधानमंत्री को बहुमत प्राप्त है या लोकसभा या निम्न सदन में उनको बहुमत प्राप्त है, और निम्न सदन प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसलिए कहा जा सकता है राष्ट्रीय नीतियां निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक सभी प्रधानमंत्रियों ने राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में सबसे अधिक योगदान या महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।
और हम कह सकते हैं ये कुछ नीतियां तो ऐसी रही हैं जिनको हम तत्कालीन समय के प्रधानमंत्री के नाम से जोड़कर देखते हैं। कभी कभी तो प्रधानमंत्री के दल के या कैबिनेट के सदस्यों को भी बाद में पता चलता है और प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्व में निर्णय लिया जा चुका होता है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में प्रधानमंत्री की जो भूमिका है वो अद्वितीय है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान प्रधानमंत्री सभी के समय में ये कार्य होते रहे हैं और उनके द्वारा राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता रहा है। और इसके पश्चात हम कह सकते हैं कि अगला जो बिंदु जिसको हम प्रधानमंत्री के अधिकार एवं उत्तरदायित्व के रूप में ले सकते हैं वो है प्रधानमंत्री एवं आपातकाल। प्रधानमंत्री एवं आपातकाल या आपातकालीन शक्तियां। वास्तव में राष्ट्रपति महोदय को जो आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, व्यवहार में उनका उपयोग या प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा न किया जाकर के प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल चाहे आंतरिक अशांति या युद्ध या गृह युद्ध आदि के कारण 352 या राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर 356 या आर्थिक आपातकाल 360 जिसका उपयोग अभी तक भारतीय संविधान के द्वारा या भारतीय शासन के द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा कभी नहीं किया गया है, उन आपातकालीन शक्तियों का उपयोग भी यथार्थ में या व्यवहार में राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और प्रधानमंत्री के अधिकार एवं उत्तरदायित्व में ये एक प्रमुख बिंदु है जिसके द्वारा हम प्रधानमंत्री की शक्तियों का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उनके द्वारा ही निर्णय लिया जाता है कि कब क्या नियम लागू करने चाहिए। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 भारतवर्ष में सदैव विवाद का कारण रहा है और क्षेत्रीय दलों द्वारा प्रायः केंद्र सरकार या राष्ट्रीय सरकार या प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि भारतवर्ष में 356 का उपयोग करके केंद्र भारत की संघीय व्यवस्था के ऊपर कुठाराघात करता रहा है। वो एक अलग विषय है, तो मैंने इस संदर्भ में थोड़ा सा उसकी चर्चा की थोड़ी सी कि जिसके द्वारा हम ये समझ सके कि आपातकालीन शक्तियों का उपयोग राष्ट्रपति की कैसे प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। फिर इसके अलावा हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों का एक प्रमुख केंद्र है और वो केंद्र है प्रधानमंत्री एवं योजना आयोग, और जिसको वर्तमान समय में कहा जा रहा है नीति आयोग। भारतवर्ष के विकास के लिए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जिस योजना आयोग की स्थापना की गई थी उसको आजकल नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। और नीति आयोग या योजना आयोग जो पूर्व में हुआ करता था उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और इसकी एक कह लीजिए आनुषंगिक संस्था जिसे हम राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जानते हैं, देश में राष्ट्रीय विकास योजनाओं को निर्मित